हाय फ्रेंड्स, मैं रोहितास कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत पर अरबों के आक्रमण से संबंधित, जिस पर सिंध विजय, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, जो हमने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। ये उसके तुरंत बाद का वीडियो है और इसमें महमूद गजनवी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से भी एक यह महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है। तो हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जो मैंने एक आधारभूत समझ के लिए पूरा डिजाइन किया है और इससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम से छूटेगा नहीं। तो पढ़ते हैं, यामिनी वंश कहाँ था, किस प्रकार से था, और गजनी कहाँ है, और यामिनी वंश के वंशजों के बारे में, और किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे, इस प्रकार पढ़ेंगे। और एक बार मैप्स के बारे में जानते हैं, जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं मैप्स किससे संबंधित। जो वर्तमान स्थिति है वो अभी भारत की ये है। मेरा आपसे सुझाव भी रहेगा साथ में कि आप मैप को ज़रूर रेफ़र करिए। जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो मैप पर विशेष ध्यान दीजिए और मैप से ही पढ़िए, तो एक काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। ये वर्तमान में भारत है, जो जम्मू कश्मीर उत्तर में, दक्षिण में तमिलनाडु केरला, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश एंड पश्चिम में गुजरात है। इस प्रकार से एक बार मैं अगले वीडियो में शायद या टाइम मिलता है तो मैप को पढ़ने के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैप किस प्रकार से पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक जानकारी दे देता हूँ हल्की सी। मैप को पढ़ने के लिए इस प्रकार से निशान बनाइए। ये ईस्ट रखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। ये मैप है। कभी भी आप किसी भी मैप को खोलते हैं, चाहे कोई बुक हो, जब हम किसी भी बुक को खोलते हैं तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है दैट इज़ ऑलवेज नॉर्थ, वो हमेशा ही उत्तर है। मैप उसी प्रकार से बनाए गए हैं कि वो आप उत्तर ही खुलेगा। तो आपके दाहिने हाथ की ओर पूरब हो जाता है, बाएं हाथ की ओर पश्चिम, और जिधर ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते चले आते हैं वो आपका दक्षिण हो जाता है। तो आप कभी भी किताब में मैप पढ़ते हैं तो आपको दिशाएं सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर खोलते ही नॉर्थ हो जाता है। प्रेजेंट में ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो भारत में, मतलब वर्तमान में पाकिस्तान है, जो भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में है। और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तर में भी कह सकते हैं अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान की वर्तमान स्थिति ये है, ये पाकिस्तान है और ये भारत है। तो महमूद गजनवी, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि महमूद गजनवी कहाँ रहता था, किस प्रकार से उसका शासन था और कैसे वो कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, उनके परिणाम क्या रहते हैं। तो इसके संबंध में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले गजनी और यामिनी वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। एक इस क्षेत्र में या गजनी क्षेत्र में अब्दुल मलिक शासक हुआ करते थे। उनके दास थे अलप्तगीन। अलप्तगीन उनका दास था और अलप्तगीन का जो दास था वो था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दास और दामाद भी था। जो अलप्तगीन थे उनका सुबुक्तगीन दास था और दामाद भी था। तो अलप्तगीन के कई पुत्र भी शासक हुए गजनी के, लेकिन उन सभी को हटा करके चतुराई से सुबुक्तगीन शासक बन जाता है गजनी का। जो सुबुक्तगीन के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं महमूद होता है। दो पुत्र होते हैं इसके, गजनवी एंड इस्माइल। तो इनके बारे में थोड़ा अभी पढ़ेंगे। जो पहला जो तुर्क आक्रमण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुबुक्तगीन ने पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने हिंदूशाही राजा जयपाल पर किया था। यदि क्वेश्चन आता है कि भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण किसने किया था, तो उसमें सफल आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, और तुर्क मुसलमान ने भारत पर किसी ने आक्रमण किया था पहला, तो वो सुबुक्तगीन ने किया था। किसके विरुद्ध? राजा जयपाल के विरुद्ध। तो राजा जयपाल कहाँ पर शासन करते थे? तो राजा जयपाल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ, जो हमने यहाँ प्लॉट किया है। जो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से पाकिस्तान के मुल्तान, भारत के सरहिंद, जो चंडीगढ़ के पास में सरहिंद पड़ता है, और कश्मीर, इस क्षेत्र में मुल्तान, सरहिंद, कश्मीर और लघमान
जो अभी अफ़गानिस्तान में है, इस क्षेत्र में राजा जयपाल शासन करते थे। और राजा जयपाल एक प्रतापी शासक थे, हिंदू शाही शासक थे। उनके जो उपाधि थी वो महाराजा धर्मपति की उपाधि धारण की थी। इनके विरुद्ध में राजा जयपाल पर आक्रमण किया सुबुक्तगीन ने, और बोलते हैं कि कुछ परिणाम ज़्यादा नहीं रहा और कुछ एरिया को इसने कब्जा में कर लिया था सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए, गजनबी और इस्माइल। इस्माइल छोटा पुत्र था, वो थोड़ा सुयोग्य भी था, और गजनबी उस समय खुरासान का गवर्नर था। गजनबी के बारे में पढ़ें कि 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उस समय इस्माइल को सुबुक्तगीन ने शासक घोषित कर दिया था, लेकिन गजनबी ने इस्माइल को बंदी बना लिया और अपने आप को, कुछ किताबें देती हैं 998 ईस्वी में, लेकिन NCERT जो बुक है 997 ईस्वी में बताती हैं। 998 इसलिए क्योंकि इस्माइल कुछ समय के लिए शासक रहा, लेकिन बाद में गजनबी ने इसको बंदी बना लिया और खुद को मतलब शासक घोषित कर दिया या खुद शासक बन गया। तो अब गजनबी के बारे में पढ़ लेते हैं। गजनबी 971 ईस्वी में गजनी में पैदा हुआ, जिसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में गजनी में ही हो गई। शासक बनते ही इसने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला से सुल्तान की उपाधि धारण की। अल कादिर बिल्ला ने इसको उपाधि सुल्तान की दी और दो उपाधियां और दी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन में आ भी जाते हैं कि उपाधियों से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यामीन उद्दौला यामीन उद्दौला के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है साम्राज्य का दाहिना हाथ। एक दूसरी उपाधि दी यामीन उल मिल्लाह, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो दो उपाधि ये इसको किसने दी? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने। उसी से प्रेरित होकर ये भारत कहा जाता है, उसी से प्रेरित होकर के इसने भारत पर हर एक वर्ष आक्रमण करने की ठानी थी। इसकी जानकारी कुछ आक्रमणों से संबंधित और पढ़ेंगे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सर हेनरी इलियट इसकी जानकारी देते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर महमूद गजनवी के द्वारा किए गए आक्रमणों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सर हेनरी इलियट इसकी जानकारी देते हैं। उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो मुख्य जो उद्देश्य था वो था इसका धन लूटना, मात्र धन लूटना और मध्य एशिया के शासन को मजबूत बनाना। इसके दो ही उद्देश्य थे, जिससे भारत से धन लूट करके ले जाएगा और जो गजनी साम्राज्य था, एक छोटा साम्राज्य था, तो उसको मजबूत बनाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आक्रमणों के बारे में। ये आक्रमण 17 बार आक्रमण करता है। पहले आक्रमण से क्रम से हम 17 आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे और लोकेशन को ट्रैक करेंगे कि कहाँ पर किस समय किस मतलब आक्रमण किया था और क्या क्या इसने हानियाँ की थी। तो पहला आक्रमण जो इसका है, जो फर्स्ट आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, वो 1000 ईस्वी में समीपवर्ती क्षेत्रों में किया था। मतलब यामिनी गजनी यहाँ पर था, यहाँ से जाकर के अपने समीपवर्ती एरिया इधर की ओर इसने आक्रमण तो पश्चिमी एरियाओं में भी काफ़ी किए, लेकिन मुख्यतः रूप से हम यहाँ पे भारत पर आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में भी इसने आक्रमण किए 999 ईस्वी में, और 1000 में इधर आक्रमण करता है भारत के समीपवर्ती क्षेत्र में, और यहाँ से कुछ धन लूट करके चला जाता है, ज़्यादा प्रभाव उसका नहीं रहता है। दूसरा आक्रमण ये करता है 1001 से 1002 के बीच में, और किसके विरुद्ध करता है? जिस पर उसके पिताजी सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, उसी राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, और जिसमें राजा जयपाल की पराजय हो जाती है। पेशावर के पास में बे हिंद इनकी राजधानी थी यहाँ पर, जिससे दुखी होकर के राजा जयपाल अपने बेटा आनंद पाल को यहाँ का शासक घोषित करके और अग्निदाह कर लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं गिलानी से। जबकि राजा जयपाल को थोड़ा मजबूत होना चाहिए था, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तीसरा आक्रमण जो होता है
तीसरा आक्रमण उच्च के क्षेत्र में होता है। उच्च का क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? आपने सिंधु नदी पढ़ी होगी। सिंधु जो अभी भारत से निकल करके और ये अरब सागर में यहाँ गिर जाती है, अरब सागर के क्षेत्र में, और इधर एक सतलुज नदी आती है। तो सतलुज नदी के पूर्वी तट पर, सतलुज नदी के पूर्वी तट पर उच्च पड़ता था। तो उच्च पर वो आक्रमण क्यों करता है? उच्च के शासक बाजरा से वो बोलता है कि आप मुझे नियमित रूप से कर देते रहिए, नियमित रूप से आप कर दीजिए, मैं आप पर आक्रमण नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बाजरा इसका विरोध करता है, मना कर देता है। इसकी वजह से वो 1004 ईस्वी में उच्च पर आक्रमण करता है और इसको जीत लेता है, पराजय कर देता है बाजरा की। फोर्थ आक्रमण वो करता है मुल्तान पर। चौथा आक्रमण वो मुल्तान पर करता है दाऊद के विरुद्ध 1005 ईस्वी में। दाऊद के विरुद्ध वह आक्रमण मुल्तान पर कर देता है। मुल्तान मतलब ये पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है मुल्तान, यहाँ पर आक्रमण करता है दाऊद के विरुद्ध में। दाऊद इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसी आक्रमण में दाऊद की सहायता करने के लिए या फिर महमूद गजनवी पर आक्रमण करने के लिए आनंदपाल आक्रमण करते हैं और भटिंडा के शासक आनंदपाल को इस समय वो पराजित कर देता है। पांचवा जो आक्रमण रहता है वो करता है सुखपाल पर। सुखपाल जो पंजाब के क्षेत्र में, अब पंजाब के क्षेत्र के बारे में बात करें तो पंजाब का क्षेत्र कहाँ आता है? वर्तमान में भारत का पंजाब क्षेत्र ये है, ये वाला, और पाकिस्तान का भी वर्तमान में पंजाब क्षेत्र ये है। आपको साथ साथ बताते चलें, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है और भारत में भी। तो क्योंकि पहले ये पूरा एक पंजाब हुआ करता था, जब बंटवारा हुआ तो पंजाब दो भागों में बट गया। भारत में इतना पंजाब आया और पाकिस्तान में ये पंजाब आया, जिसके दक्षिण में सिंध है। इस प्रकार से पंजाब के क्षेत्र पर जयपाल के नाती थे सुपौत्र सुखपाल सिंह। सुखपाल को उस समय वो यहाँ पर शासक बना दिया था उसने पहले, और उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसको नौना शाह के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ समय बाद सुखपाल अपने आप को स्वतंत्र हिंदू शासक घोषित कर देते हैं, जिससे ये बात महमूद गजनवी को नहीं पचती है और महमूद गजनवी 1007 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करता है और सुखपाल का दमन कर देता है। आगे छठे आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। छठवें आक्रमण से संबंधित हैं 1008 ईस्वी में वो लाहौर पर आक्रमण करता है। लाहौर की इसकी एक कहानी है। लाहौर पर आक्रमण राजा आनंदपाल जो हैं, जो जयपाल के पुत्र थे, उन्होंने काफ़ी क्षेत्रीय राजाओं की सहायता से महमूद गजनवी पर लाहौर के क्षेत्र में अटैक किया, या फिर महमूद गजनवी, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राजा आनंदपाल की पराजय हो जाती है। पराजय के संबंध में कहा जाता है जिस हाथी पर राजा आनंदपाल सवार थे वो कुछ अग्नेयास्त्र छोड़े जाते थे, तीरों पर अग्नि लगा करके छोड़ते थे, जिससे वो चौकन्ना हो गया और वो बिचल गया। कहा जाता है कि आनंदपाल की जीत होने वाली ही थी, युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन हाथी मतवाला हो जाता है और रण युद्ध छोड़ करके भाग जाता है, और बाद बाकी जो राजा इसके सहायक होते हैं वो भी छोड़ देते हैं, जिससे आनंदपाल की हार हो जाती है। आगे वो आक्रमण 1009 ईस्वी में नगरकोट के क्षेत्र पर करता है। नगरकोट का क्षेत्र कहाँ पड़ता है आपके मन में आना चाहिए, तो हिमाचल के क्षेत्र में, जो हिमाचल का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे कांगड़ा पड़ता है। कांगड़ा की पहाड़ियों में नगरकोट बना हुआ है। उस नगरकोट के मंदिर के बारे में उसको जानकारी मिलती है, जहाँ पर काफ़ी धन और संपत्ति होती थी। तो वो धन और संपत्ति क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि पहले कुछ जो ब्राह्मण हुआ करते थे और जो पहले राजा हिंदू हुआ करते थे, वो मंदिरों के प्रति दान दिया करते थे, जिससे जो संपत्ति इकट्ठी होती थी वो मंदिरों में हो जाती थी, सोने चांदी, जिससे वो मंदिरों पर ही अटैक करता था। तो नगरकोट के मंदिर पर अटैक करता है और यहाँ से काफ़ी अपार संख्या में धन लूटता है और मूर्तियों को तोड़ देता है।
मूर्तियाँ, कहा जाता है कि मूर्तियाँ तोड़ करके वो गजनी प्रदेश ले जाता है और वहाँ जो हिंदू धर्म के विरुद्ध जो था, इस जगह वो उन मूर्तियों का उपयोग करता है। आगे हम पढ़ेंगे 7वें आक्रमण के बारे में। 7वां आक्रमण महमूद गजनवी ने गजनी प्रदेश से आकर के, इस प्रदेश से आकर के और नारायणपुर पर करता है, जो अलवर के पास में, जो वर्तमान में राजस्थान में है। दिल्ली यहाँ पर पड़ती है और अलवर के क्षेत्र में नारायणपुर आक्रमण करता है। 8वें आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। गजनवी वापस चला जाता है। अच्छा, एक और गजनवी बार बार गजनी जाता था और वहाँ से वापस आता था। ये कारण क्या था? क्योंकि वो मतलब ऋतुओं के अनुसार आता था। जैसे ही एक वर्ष में ऋतुएं चेंज होती हैं तो मानसून आने से पहले वो यहाँ से लूटपाट करके और मानसून जिस प्रकार से लौटता है उसी प्रकार लौट जाता था। वो आते टाइम युद्ध करता था, जाते टाइम जब वो धन लेकर के जाता था उस समय वो बिल्कुल युद्ध नहीं करता था। 8वें आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। 1010 ईस्वी में उसने फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने उसकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन बाद में मुल्तान पर दाऊद दिक्कत कर रहा था और अब सदा के लिए उसने मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया और दाऊद को जीत लिया, मुल्तान को जीत लिया। आगे हम 9वें आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे कि 9वां आक्रमण उसने थानेश्वर पर किया। अब थानेश्वर कहाँ पड़ता है? थानेश्वर 1013 ईस्वी में, थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। वर्तमान में थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ पर आनंद, उसको खबर मिली कि आनंदपाल यहाँ छुपा हुआ है, जिससे उसने थानेश्वर पर अटैक किया और आनंदपाल तो यहाँ से भाग करके वो ऊपर नंद शाह की ओर चला जाता है और यहाँ पर वो मंदिरों की लूटपाट कर लेता है। थानेश्वर में, जो हरियाणा में प्रेजेंट में लोकेशन यहाँ है, इस पर मंदिरों की लूटपाट करता है और इसी से पता चलता है कि आनंदपाल नंद शाह की ओर गया है, तो वो नंद शाह की ओर बढ़ जाता है। यहाँ से नंद शाह से फिर वो जीतते हुए यहाँ त्रिलोचन पाल शासक होते हैं और वो कश्मीर में चले जाते हैं त्रिलोचन पाल, और त्रिलोचन पाल और भी उनके पुत्र भीमदेव वहाँ के शासक होते हैं कश्मीर के, और यही एक निर्णायक युद्ध हो जाता है जिसमें त्रिलोचन पाल की हार हो जाती है। और कहते हैं कि उस समय यहीं से पूरा तख्ता पलट जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। जो अफ़गान और जो इस क्षेत्र में हिंदू जितने वर थे सारे मुस्लिम हो जाते हैं और अकेला काफिरास्तान को छोड़ करके, जो कि धर्म मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं, काफिरास्तान, बाद बाकी सारे इस युद्ध के बाद मुस्लिम बन जाते हैं। आगे 10वें आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो उसने 10वां आक्रमण कहाँ पर किया था? इस 10वां आक्रमण इधर ही हुआ त्रिलोचन पाल, और ये 11वां आक्रमण कश्मीर में। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसने 12वां आक्रमण कहाँ पर किया, तो ये एक महत्वपूर्ण आक्रमण में आता है 12वां आक्रमण। 12वां आक्रमण उसने कन्नौज पर किया। यहाँ यामिनी गजनी से वह कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज पर कब आक्रमण करता है? इससे पहले वो मथुरा पर आक्रमण करता है। मथुरा कहाँ पड़ता है? मथुरा यहाँ पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मथुरा पर आक्रमण उसने 1018 ईस्वी में किया, जहाँ के राजा चंद्रपाल थे, और महावन, मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र महावन है, जहाँ पर मतलब बुलाचंद थे। बुलाचंद इन सभी को जीतते हुए 1019 ईस्वी में वह कन्नौज पर आक्रमण करता है, जहाँ के राजा थे राज्यपाल, और बुलंदशहर के जो शासक थे हरदत्त, उनको भी हरा देता है। बुलंदशहर यहाँ पड़ता है प्रेजेंट में। बुलंदशहर के हरदत्त और कन्नौज के राजा राज्यपाल को हरा देता है। कहा जाता है कि राज्यपाल तो युद्ध ही नहीं करते, कन्नौज के शासक वो इससे पहले ही संधि कर लेते हैं। महमूद गजनवी के डर से वो संधि कर लेते हैं, और जिससे एक कालिंजर पड़ता है। कालिंजर प्रेजेंट में, जो कालिंजर की जो वर्तमान स्थिति है, वो बांधा उत्तर प्रदेश के
बांदा ज़िले में कालिंजर है, यहाँ पर चंदेलों का शासक था और चंदेल यहाँ से इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही और महमूद गजनबी से संधि कर ली है। तो चंदेल यहाँ के जो शासक हैं वो ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है वो यहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के राजा से संधि करके और यहाँ पर अटैक कर देते हैं राज्यपाल के ऊपर और राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। ये कंसेप्ट शायद समझ में आया होगा आपके। कन्नौज से राज्यपाल संधि कर लेते हैं बिना युद्ध लड़े हुए। इससे नाराज़ कौन हो जाते हैं? कलिंजर के शासक चंदेल, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चंदेल दोनों आपस में बात करते हैं कि बिना युद्ध लड़े हुए ही इन्होंने एक संधि कर ली और इससे दोनों अटैक कर देते हैं और राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो मुख्य 13वां जो आक्रमण है वो 1019 बीसी ईस्वी में चंदेल ने, एक चंदेल राजा थे जिन्हें विद्याधर के नाम से भी जाना जाता है, वो बुंदेलखंड में, बुंदेल जो खंड है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पे एरिया जो पड़ता है वो बुंदेलखंड है। यहाँ के शासक थे और उन्होंने एकल विरोध किया था। एकल विरोध महमूद गजनबी का किया था और उसे सफल नहीं होने दिया था, वो विद्याधर थे। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में अंतिम आक्रमण के बारे में। अंतिम आक्रमण उन्होंने कहाँ पर किया? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के अंतिम आक्रमण। तो सोमनाथ की लोकेशन जानेंगे कि सोमनाथ कहाँ पड़ता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने यहाँ से करके आक्रमण किया था। एक बार और देखेंगे गुजरात के, अगर लूप के बारे में बात करें तो अपर लूप छोड़ दें और निचले लूप में सोमनाथ मंदिर यहाँ पर पड़ता है, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है। इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और यहाँ पर नरसंहार भी उसने किया था। नरसंहार के साथ साथ वो इतना धन लूट करके ले गया था जो उसको बाद बाकी लूटपाट से धन नहीं मिला था। उससे कहा जाता है कि कई गुना धन लूट करके ले गया था और वापस चला गया था। तो वापस जाने के क्रम में एक कहानी है कि वापस जब वो जा रहा था धन लूट करके तो उसने थार का क्षेत्र अपनाया था। थार, ये थार का मरुस्थल है जो राजस्थान के इस एरिया में पड़ता है। इस थार के रास्ते से वो वापस जा रहा था तो मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में कुछ जाट थे जिन्होंने जाने के क्रम में यहाँ से वो सोमनाथ मंदिर से धन लूट करके वापस होता है तो थार के रास्ते से चुपके से निकल जाता है, क्योंकि उस पर धन होता है, घोड़े और ऊँटों पर लाद करके ज़्यादा धन ले जाता है। और यहाँ जो एक नदी पड़ती है सिंध नदी, तो इस क्षेत्र में कुछ उसका धन बिखर जाता है और गिर जाता है और कुछ जाटों के प्रभाव रहता है यहाँ पे, तो जाट उससे लूट लेते हैं। लेकिन वो गजनी पहले धन को रखने के लिए जाता है और फिर गजनी से वापस आता है 1027 ईस्वी में जाटों को सबक सिखाने के लिए, जिसमें जाटों से वो धन लूट कर वापस ले जाता है। ये रहा हमारा महमूद गजनवी के आक्रमण से संबंधित 17वां आक्रमण जो उसने किया था। वो सिंध के तटीय एवं मुल्तानों के क्षेत्र में जाटों के विरुद्ध 127 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स कवर किए। मुझे आशा करता हूँ कि ये आपको मैप पसंद आया होगा और आक्रमण से संबंधित जो भी जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है तो आपको पसंद आना चाहिए और काफ़ी समय तक याद भी रहना चाहिए। आगे हम इससे कुछ संबंधित बिंदु पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से इसके जो कुछ लेखक हैं, जो ये अपने दरबार में लेखक भी रखता था इतिहासकार, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो फैक्चुअल टाइप हैं, जिन्हें क्वेश्चंस एसएससी में या फिर छोटे मोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस प्रकार से इसको कवर करेंगे। मुख्य बिंदु, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी, तो ये इतिहासकारों से संबंधित हैं। तो वो किसने लिखी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी किसने लिखी है। तो उत्बी ने लिखी है फारसी भाषा में, जो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। तो यामिनी जो शब्द यहाँ लगा हुआ है उससे क्या समझते हैं आप? उससे ये है कि जो ये उसने किताब लिखी है या तारीख यामिनी जो टाइटल दिया है, उस टाइटल से यामिनी साम्राज्य
या यामिनी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक फ़ारसी किताब है जो उत्बी ने फ़ारसी भाषा में लिखी है। दूसरा पॉइंट, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी उसका दरबारी कवि था। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, वो भी किसमें? फ़ारसी भाषा में। शाहनामा क्या है? शाहनामा जो है वो भारत का जैसे भारत का प्रेजेंट में महाभारत हम देखते हैं, महाभारत को जानते हैं, उसी प्रकार से शाहनामा अफ़गानिस्तान का महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। वो किसने लिखा है? फिरदौसी ने। इसके बारे में एक प्रचलित कहानी है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी से कहा था शाहनामा के बारे में कि आप शाहनामा लिखिए जिसके लिए हम दीनार आपको देंगे। दीनार और दिरहम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप देख लीजिए वो क्या है। तो दीनार देने के लिए कहा था, जिसमें 30 वर्ष फिरदौसी को लिखने में लगे, लेकिन दीनार नहीं देता है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है शाहनामा और महमूद गजनवी के पास फिरदौसी जाते हैं कि ये शाहनामा मैंने तैयार किया है, तो उसके बाद वो दीनार देने से मना कर देता है, बोलता है इनको दिरहम दे दीजिए। दिरहम लेने से फिरदौसी मना कर देते हैं और इसके विरुद्ध में 3-4 पंक्तियां लिख देते हैं, जिससे इसकी थोड़ी छवि पर प्रभाव पड़ जाता है और बाद में ये थोड़ा अपने आप में फील करके और दीनार देता है। लेकिन जब तक फिरदौसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी एक पुत्री होती है फिरदौसी की, और वो दीनार लेने से मना कर देती है। तो इस प्रकार से कहानी प्रचलित है। तारीख़-ए-सुबुक्तगीन ये किसने लिखी है? ये बैहाकी ने लिखी है। तारीख़-ए-सुबुक्तगीन ये क्या है? इससे क्या जानकारी मिलती है? तो तारीख़-ए-सुबुक्तगीन से महमूद गजनवी के पिता और उनके साम्राज्य सुबुक्तगीन के बारे में जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किए थे तो यहाँ पर कुछ अपने लोग छोड़ जाता था, तो एक अरबी विद्वान को छोड़ करके चला गया अल-बरूनी को भारत में। उसने क्या किया? गजनवी ने अल-बरूनी को यहाँ छोड़ दिया। अब अल-बरूनी ने यहाँ पर क्या किया? भारत को इस समय हम एक उपमहाद्वीप नाम भी दे देते हैं। उपमहाद्वीप का लेखा जोखा सौंपने के लिए उसने अरबी भाषा में एक किताब उल हिंद लिख दी। लेखा जोखा करने के लिए छोड़ करके गया था, लेकिन जो अल-बरूनी था उसने किताब उल हिंद की रचना कर दी। उसको किस नाम से जाना जाता है? तहकीक-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे क्या जानकारी मिलती है? तहकीक-ए-हिंद से एक क्वेश्चन आ जाता है कि तहकीक-ए-हिंद किससे संबंधित है, तो उससे जानकारी हमें क्या मिलेगी? तो जब अल-बरूनी था और भारत में छोड़ करके महमूद गजनवी गया था, तो भारत के ही संबंध में लिखेगा। तो उसने किस संबंध में लिख दी कहानी? उसने भारत उस समय के, मतलब तत्कालीन भारत के सामाजिक एवं संस्कृति की जानकारी के बारे में उसने लिख दिया। उसकी अब हम कहेंगे कि उस समय के भारत के सामाजिक एवं संस्कृति की जानकारी किससे मिलती है? तो तहकीक-ए-हिंद से। किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैकल भी हो जाते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। जब वो भारत में रहा तो उसने पुराणों का अध्ययन कर लिया, सिंपल सी बात है। तो अल-बरूनी ने किया था। अरबी भाषा की कृति तहकीक-ए-हिंद जो है, अब वो अरबी में लिखी गई थी। तहकीक-ए-हिंद जो थी वो अरबी में थी। अब उसका अनुवाद किसने किया? तो 2 अनुवाद किए गए उसके, अंग्रेजी और हिंदी में। तो हमने यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वो सचाऊ ने किया है, और हिंदी में जो अनुवाद किया है वो रजनीकांत शर्मा ने किया है। कौन सी पुस्तक का? तहकीक-ए-हिंद का, जो अल-बरूनी ने लिखी है, जिससे भारत उस समय के सामाजिक एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। गजनवी ने एक और काम किया। गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख चलाए, जो चांदी के सिक्के होते थे, जिस पर एक तरफ संस्कृत में गुदा हुआ था और दूसरी तरफ अरबी लिखी हुई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख चलाए, जिस पर एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी लिखी हुई थी। तो इस प्रकार से ये हमने आज पूरा टॉपिक कवर किया महमूद गजनवी से संबंधित, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको एक वीडियो को एक बार देखने के बाद आप NCERT की बुक से एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो आपको ये पूरा मैप के थ्रू कंप्लीट समझ में आ जाएगा और एक अच्छा
कंसेप्ट भी बन जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर देखिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।